Hello guys, in this lecture we are going to discuss unit balance of payment of macroeconomics class 12th. Okay, so in this unit there are only two chapters, okay, foreign exchange rate and the balance of payment. So in this lecture we are going to discuss chapter foreign exchange rate. Okay, so let's start. First of all, in this chapter we need to discuss what do you exactly mean foreign exchange, कि foreign exchange का क्या मतलब होता है, उसको डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी कि बाहर की देशों की करेंसी. आज हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन करेंसी को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज़ की करेंसीज हैं उनको कहा जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी. ठीक है, तो इट इज़ द फॉरेन करेंसी दैट इज़ ऑल द करेंसी दैट इज़ यूज इन द वर्ल्ड अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी. हमारी खुद की डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज हैं उनको क्या कहा जाता है, फॉरेन करेंसी कहा जाता है. इतनी बात आपको समझ आई कि फॉरेन करेंसी क्या होता है. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. हमें फॉरेन एक्सचेंज समझ आया. फॉरेन एक्सचेंज इज़ फॉरेन करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज रेट तो मतलब कि उसको रेट एक्सचेंज करने का क्या रेट होता है. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं ये. इट रेफर्स टू that rate at which currency of one nation is exchanged by the currency of another nation. Thus, it is the value of one currency in terms of another currency. अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि ये कह रहा है, अगर आपको इंडियन रुपी है आपके पास, आपको यूएस डॉलर चाहिए तो आपका कुछ एक्सचेंज रेट चलेगा. जो हर एक्सचेंज रेट आपको गूगल पे भी मिल जाते हैं. अगर आपको इंडियन रुपी से यूएस डॉलर में जाना है तो आपको एक्सचेंज रेट मिल जाएगा गूगल पे भी. क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊँ, एग्जांपल लेते हैं, $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज़, इक्वल्स टू 60 रुपीज़, इक्वल्स टू 70 रुपीज़. तो एक $1 की वैल्यू इंडियन रुपी में 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, ऐसी कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं. ठीक है, तो उसी रेट को कहते हैं एक्सचेंज रेट. किस रेट पे हम दूसरी करेंसी को बाय कर सकते हैं. ठीक है, और हम कह सकते हैं या तो यूएस डॉलर की वैल्यू इन इंडियन रुपी बतानी है तो ये है, इंडियन रुपी की वैल्यू यूएस डॉलर में बतानी है तो ये है. तो दिस इज़ द रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कैसे एक्सचेंज, किस रेट पे किया जाता है, किस अमाउंट पर किया जाता है, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी का रेट. ठीक है, इतनी बात समझ आई. अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो होती है जहाँ पर करेंसीज जो है कन्वर्ट करी जाती है, ट्रेड करी जाती है, एक्सचेंज. एक ऐसी जगह, एक ऐसी मार्केट जहाँ पर बायर एंड सेलर हैं, किसके, करेंसीज के. किस करेंसीज के, बहुत सारी कंट्रीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के करेंसी की जहाँ पर मार्केट हो, जहाँ पर उनको कन्वर्ट किया जाए एक दूसरे में, ट्रेड करा जाए एक दूसरे में, या एक्सचेंज करा जाए एक दूसरे में, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. मतलब फॉरेन करेंसीज की मार्केट वो जगह, वहाँ जहाँ बायर एंड सेलर कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसीज को विद द करेंसीज ऑफ डिफरेंट नेशन, इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ये बेसिक कंसेप्ट समझ आए. फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. वेरी बेसिक कंसेप्ट, वेरी बेसिक डेफिनेशन जो आपको पता भी थी और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की टर्म में और नॉलेज इंक्रीज ज़रूर हुई होगी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं. एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स. ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट करेंगे. ठीक है, मतलब कि हमने पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज को रेट होता है कुछ एक्सचेंज करने का फॉरेन करेंसी को. तो सबसे पहला टाइप है कि फ़िक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं. अच्छा जी, अब फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है. ठीक है, ये सुन लेते हैं. अब देखो, कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियली जो है करेंसीज की वैल्यू को फिक्स कर देती कि इसी वैल्यू में आप एक्सचेंज कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो. ठीक है, लेकिन कई बार होता है मार्केट फोर्सेस, दैट इज़ डिमांड कितनी है, सप्लाई किससे, उससे भी प्राइस की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, उससे भी करेंसीज की वैल्यू आ सकती है. लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट के अंडर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑफिशियली फिक्स करती है. उसी फिक्स प्राइस पर ट्रेडिंग हो सकती है और कोई प्राइस पे नहीं हो सकती. ठीक है, तो रेट, it is the system of foreign exchange rate in which rate of foreign currency is officially fixed by government and not by market forces. और market forces नहीं करती. ठीक है, all foreign banks are ready to buy or sell their currencies at a fixed rate. सारे के सारे foreign banks जो हैं
रेडी हो जाते हैं उस रेट पे ख़रीदने के लिए डिफरेंट फॉरेन करेंसीज को, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। और इट वाज, अब ये जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं ये कभी सदियों पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चलता था। कौन सा सिस्टम? गोल्ड स्टैंडर्ड, उसमें ये यूज़ करा जाता था। इट वाज यूज अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ वन करेंसी वाज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड, तो एक करेंसी की वैल्यू को हम गोल्ड के टर्म्स में डिटरमाइन करते थे, ठीक है। ये पहले के ज़माने में होता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जहाँ पर गोल्ड की फॉर्म में एक करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करा जाता था। उस वैल्यू को हम पैट्रे वैल्यू भी बोलते थे, पैट्रे वैल्यू भी बोलते थे। समझ आई इतनी बात? तो ये फिक्स एक्सचेंज सिस्टम है जहाँ पर गवर्नमेंट फिक्स करती है एंड फॉरेन बैंक्स आर ready to buy at that rate only, okay, so this is known as fixed exchange rate system, जहाँ पर गवर्नमेंट फिक्स कर देगी। आ जाओ बात करते हैं नेक्स्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम, दैट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। अनदर नेम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती नहीं है इस सिस्टम में। सिर्फ मार्केट डिमांड, मार्केट फोर्सेस ही हेल्प करती हैं उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। करेंसी की मार्केट फोर्सेस, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। It refers to that system of foreign exchange in which rate of foreign exchange is determined by market forces of demand and supply। बात आई समझ? There is no intervention of government, there is no intervention of government or monetary, कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी या गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ अलाउड टू अगेंस्ट फ्रीली अकॉर्डिंग टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। पूरा उसका फ्रीडम है कि जैसे डिमांड और सप्लाई में चेंज आ रहा है वैसे और फ्रीली उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है करेंसी की। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल फ्लोटिंग है, कुछ भी हो सकती है। फिक्स में बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था, जो दे दी उसी पे काम करोगे और किसी वैल्यू पे काम नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल इज़ फ्लेक्सिबल, किसी भी रेट पे काम हो सकता है। थर्ड सिस्टम की बात करते हैं, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अनदर नेम ऑफ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज़ नोन एज डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। इसलिए दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। यहाँ पर डिटर्मिनेशन होता है रेट का विद मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, एज वेल एज गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस हाई जा रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस कम जा रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसको फिक्स करती है, इससे लो या इससे अबव नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। तो in this system foreign exchange rate is determined by market forces of demand and supply and central bank influences the foreign exchange rate। तो central bank influence करता है foreign exchange rate। यहाँ पर monetary authority आ गई, that is central bank, ठीक है, intervention करता है through intervention in foreign exchange market। तो किस में? foreign exchange में, foreign exchange market की हेल्प से intervene करता है, ठीक है। इन दिस सेंट्रल बैंक इंटरवीन क्यों करता है? क्योंकि उसको सर्टेन लिमिट को मेंटेन करा के रखना है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू अलाउ फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट विद इन दी सर्टेन लिमिट। फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन द रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सो दैट रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्टेज विद इन सर्टेन लिमिट। तो उसका रिजर्व मेंटेन करके रखता है जिससे कि मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इट इज़ द हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट इज़ नोन एज डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। इतनी बात समझ आई। ये तीनों सिस्टम अगर आपको अच्छे से समझ आ गए तो बहुत अच्छी थ्योरी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। नोट्स बनाना, समझना, जो मैंने बोला उनको लिखना। रिटर्न में आपको यहाँ कम मिलेगा, मैं बोलूँगी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज दूँगी बिल्कुल, और बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कंसेप्ट की एग्जैक्टली क्या है। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको स्क्रीन पे देनी, बस सुनो अच्छे से, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर होता है एक वर्ड आता है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। टू टर्म्स आर देयर इन दिस चैप्टर, दैट इज़ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड द एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सबसे पहले मैं बात करूँगी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की। करेंसी, एक करेंसी
उसकी डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है एग्जैक्टली, ठीक है, इकोनॉमिक्स टर्म में बिल्कुल, ठीक है। तो इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, ठीक है। बात करते हैं डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, वियर एंड टियर होना किसी ऑब्जेक्ट का या किसी एसेट का, ऑब्सलीट हो जाना, लाइक उसको डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाना इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की भी हम वैल्यू बात करेंगे तो उसमें भी गिरावट आ रही है। क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, उस करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, यही मतलब होगा। अब हम बात करें अपनी कंट्री की, तो अपनी करेंसी की बात करेंगे तो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है फॉल हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज में हमारी वैल्यू कम हो रही है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इतनी बात समझ आई। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब है डिक्रीज इन वैल्यू, और डिक्रीज कौन सी वैल्यू हो रही है यहाँ पर? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज। इतनी बात समझ आई? पक्का? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इफ़ प्राइस ऑफ $1 इंक्रीजेज फ्रॉम 50 to 60, देन it is the depreciation of Indian currency because more Indian rupee is required to purchase $1। अब ये देखो, इस एग्जाम्पल को समझना टेढ़ा है थोड़ा सा, कि हमारी वैल्यू गिर रही है लेकिन यहाँ तो 50 से 60 हो गया, 50 से 60 तो हो गया। पहले $1 हम 50 रुपये में ख़रीद सकते थे, अब $1 हमें 60 रुपये में ख़रीद सक रहे हैं। तो हमारे लिए महंगाई बढ़ गई, लेकिन और हमारी वैल्यू तो डिक्रीज़ होगी ना 10 रुपये, वो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी विद रिस्पेक्ट टू $। तो हमें अब ज़्यादा इंडियन रुपी देना पड़ रहा है टू परचेज ओनली $1 पहले के मुकाबले। तो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इज़ डिक्रीज, दैट इज़ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, दैट इज़ डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़ देयर। बात आई समझ? एग्जाम्पल से समझ आया? ठीक है। अब देखो, अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है एक करेंसी का उस कंट्री की, तो आप समझ सकते हो कुछ इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, ठीक है, इंपोर्ट्स पर और एक्सपोर्ट्स पर कंट्री के, ठीक है। तो यहाँ पर जब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा, डेट इज डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे, देखो, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हमारा चीपर हो गया, हमारी कंट्री की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, हमारी कंट्री की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कम हो गई। लोग बाहर से हमारी चीज़ें ज़्यादा परचेज़ करने लगे हैं क्योंकि वैल्यू कम है, चीपर रेट पे मिल रहा है उनको हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन इंपोर्ट्स हमारे जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि अब फॉरेन प्रोडक्ट हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है, फॉर दी पीपल ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री के लिए फॉरेन प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ये दोनों बातें समझ आई? पक्का? अच्छे से। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी समझ आया? अच्छा आया। तो अब डिफरेंस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। बात तो सेम ही है, हम कह रहे हैं डेप्रिसिएशन में भी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, हम कह रहे हैं डीवैल्यूएशन में भी। डीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? वैल्यू कम हो जाना उस चीज़ की। तो लेकिन डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको देखते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन क्या बताया था? फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये डिमांड और सप्लाई की वजह से चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर जो चेंज आएगा, यहाँ पर जो डिक्रीज आएगा, वो गवर्नमेंट करेगी, बाय द गवर्नमेंट। फॉल इन द वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट कर रही हो, यहाँ पर हमारी मार्केट फोर्सेस कर रही हैं, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई कर रही है। तो डिमांड और सप्लाई वाला कौन सा कंसेप्ट है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है, और जो हमारा गवर्नमेंट वाला है वो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है। तो ये हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर आएगा और ये हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आएगा। इतनी बात समझ आई? अब बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एक्चुअली एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में, एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ जाना करेंसी की। तो यहाँ पर किसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फॉल किसकी वैल्यू हो जाएगी? फॉरेन करेंसी की वैल्यू फॉल होगी और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंट वे में, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन दी टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। दैट इज़ सेम बात है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होना इन रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक करेंसी, या डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होना इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी इज़ नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी।
बात आई समझ। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक US$ का प्राइस डिक्रीज़ हो गया 50 to 40। एक US$ पहले 50 रुपये का खरीद पा रहे थे, अब एक US$ 40 का खरीद पा रहे, तो इंडियन रुपी की एप्रिसिएशन हो गई है, ठीक है। तो लेस इंडियन रुपी हमें देना पड़ रहा है टू बाय $1। बात आई समझ, अच्छे से समझ आई। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से? एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट्स इसलिए गिर जाएंगे क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा एक्सपेंसिव हो जाएगा फॉर फॉरेनर्स, एंड हमारे लिए जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर हो जाएगा फॉर डोमेस्टिक करेंसी। बात आई अच्छे से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट समझ आ गए अच्छे से। अब बात करते हैं एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन की डिफरेंस। इसमें भी रीवैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होना या रीवैल्यू होना। एप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो ये जो होगा फॉल, ये होगा डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, ठीक है। और ये जो होगा ये होगा गवर्नमेंट की वजह से। तो ये फिक्स के अंदर आ जाएगा और ये फ्लेक्सिबल के अंदर आ जाएगा। इतनी बात समझ आई अच्छे से। आज हम चैप्टर को यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से रीड करो, समझो बातों को, लिखो, नोट्स बनाओ और चैप्टर को रिवाइज करो। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को ओवर करेंगे, ठीक है। डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कब राइज होगी, सप्लाई कब राइज होगी, फॉल कब होगी, उनके डायग्राम्स को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ आए हैं सारा, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, रेट कौन कौन से होता है और सब कुछ, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन समझ आया, तो यहाँ पर चैप्टर इस हाफ ऑफ का कवर हो गया। तो इसको नोटबुक में अपने नोट्स बनाओ और फिर से समझो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।